नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अफगानिस्तान आज एक ऐसा देश है जिसका शिक्षा मंत्री यह कहता है कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। 10वीं पास न होने के बावजूद पावर तालिबानियों के पास है। जिसका प्रधानमंत्री वही आतंकवादी है जिसने बामियान में भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति पर तोप से गोले चलाने का आदेश दिया था। जिसका कैबिनेट में 33 मंत्रियों में से कम 14 संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। आज अफगानिस्तान की इस मोस्ट वांटेड सरकार के आतंकी मंत्रियों की योग्यता का विश्लेषण करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि जहां कट्टरता का राज होता है वहां योग्यता का पैमाना कई बार कितना खतरनाक और विस्फोटक हो जाता है। तालिबान की इस मोस्ट वांटेड सरकार का डिजाइन 100% पाकिस्तानी है। इसके सबूत आपके सामने पेश करेंगे। तालिबान के हाथों में सत्ता का उसरा आ चुका है और आगे अफगानियों को जख्म ही जख्म मिलने वाले हैं। वैसे कट्टर तालिबानियों का एक संकल्प पत्र भी सामने आ चुका है। इसमें इस्लामिक नियम और शरिया कानून के दायरे में शांति और सौहार्द से भरा शासन चलाने के दावे किए गए हैं। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के हस्ताक्षर के साथ यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। लेकिन इस मार्केटिंग सामग्री में कट्टर सत्ता के निशान नहीं मिट सकते। पत्रकारों की पीठ पर लगे वो जख्म नहीं मिट सकते जो तालिबान की क्रूर सत्ता ने दिए हैं। दुनिया को तालिबानी सरकार के संकल्प पत्र और पत्रकारों की घायल पीठ को अगल बगल रखकर देखना चाहिए। काबुल में पिछले 4 दिन से सत्ता विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। अफगानी महिलाओं ने ऊंची आवाज में दुनिया को बताया है कि उन्हें तालिबान की घिसी पिटी सोच, कुंठित मानसिकता और देश में पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं है। तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी, आगे बढ़ती गई। इसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने महिलाओं पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया और उन्हें बेरहमी से मारा। तालिबान महिलाओं के इन प्रदर्शनों से चिंतित है और उसने धमकी दी है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। अफगानियों को जो तालिबान से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भारत में बैठे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तालिबान में बहुत संभावनाएं नजर आती हैं। इन नेताओं को तालिबानी सत्ता की चमक से कौन से वैचारिक विटामिन मिल रहे हैं, यह हमें चेक करना होगा। एक मशहूर गाना है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा निजाम आ चुका है जहां इंसानियत के दुश्मन आतंकवादियों की संतानें कैबिनेट मंत्री बन चुकी हैं। खबरदार में आज हम सबसे पहले तालिबान सरकार की टेरर कैबिनेट के मोस्ट वांटेड मंत्रियों की योग्यता का विश्लेषण करेंगे। तो पहले आपको जल्दी जल्दी तालिबानी सरकार की खूबियों और खासियतों से भरपूर चेहरों की मुंह दिखाई करवा देते हैं। पहला नाम है मुल्ला हसन अखुंद। ये तालिबान सरकार का प्रधानमंत्री है। तालिबान के संस्थापकों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट में नाम शामिल है और तालिबान की पिछली सरकार के दौरान विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुका है। दूसरे नंबर पर है तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री, जो रिश्ते में तो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है। नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इसने भी संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट में अपनी जगह पक्की की हुई है। तीसरे नंबर पर है तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री नंबर 2 मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी। तालिबान सरकार 1.0 में शिक्षा मंत्री रह चुका हनफी को इस बार प्रमोट करके उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट का एक और अहम किरदार है। इसके बाद नाम आता है तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब का, जो तालिबान को अपनी खानदानी जागीर समझता है क्योंकि यह मुल्ला उमर का बेटा है। उसका नाम संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट में नहीं है, लेकिन आम अफगानियों के दिलों में उनका बहुत टेरर है। तालिबान सरकार के गठबंधन सहयोगी हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री का पद दिया गया है। वैसे संयुक्त राष्ट्र ने हक्कानी के सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के बड़े आतंकवादी और $50 लाख के इनामी खलील उर रहमान को अफगानिस्तान के शरणार्थी मामलों का मंत्रालय सौंपा है। उसकी 2 काबिलियत है, एक तो वो सिराजुद्दीन हक्कानी का भतीजा है, दूसरा वो हक्कानी ग्रुप की टेरर फंडिंग का चीफ है। इसके बाद नाम आता है तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी का, जो पिछले तालिबान सरकार में संस्कृति और सूचना मंत्री रह चुका है। साथ ही अपनी आतंकी संस्कृति के दम पर संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। तालिबान की कैबिनेट वैसे तो तरह तरह की नस्ल वाले आतंकवादियों से भरी पड़ी है, लेकिन इस टेरर कैबिनेट में कम से कम 14 आतंकवादी ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र की टेरर लिस्ट में हैं। अपना नाम दर्ज करवाने का कारनामा वो कर चुके हैं। ये वो आतंकवादी हैं जिनका इंतजार तो 11 से भी ज्यादा मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन अब इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के साथ ही अब घोर कलयुग का विधिवत ऐलान हो चुका है, जिसमें आम अफगानियों को खाने के लिए दाने नहीं हैं और ग्लोबल आतंकवादी मोतीचूर के लड्डू का स्वाद ले रहे हैं। Mr. Mullah Mohammed Hassan, acting Prime Minister. मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी को डिप्टी पीएम बनाया गया है। तालिबान के उप संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को रक्षा मंत्री का पद दिया गया है। तालिबान सरकार में जितने भी चेहरे शामिल हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राजनीति में आने से पहले वो आतंकवाद की दुनिया में अपना नाम और चेहरा दोनों खूब रोशन कर चुके हैं। मतलब गजब की कैबिनेट है। आतंकवाद के प्रचार प्रसार में जिसने जितने ज्यादा झंडे गाड़े उसे तालिबान सरकार में उतनी ही मलाई खाने को मिलेगी। प्रधानमंत्री अखुंद से लेकर मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी तक, मुल्ला याकूब से लेकर अब्दुल हकीम तक, सब आतंकवाद की दुनिया के चिर परिचित चेहरे हैं जो अब तालिबान सरकार का चेहरा बन गए हैं। अब दुनिया को तय करना है कि वो इन्हें ग्लोबल आतंकवादी के तौर पर देखने की हिम्मत दिखा पाएगी या इस टेरर कैबिनेट को मान्यता प्राप्त सरकार का दर्जा देगी। तालिबान ने जो अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस की है, ये एक तरीके से काफ़ी शर्म की बात है विश्व समुदाय के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कंट्री जो ये विश्वास कर रहा था या करना चाह रहा था कि तालिबान 2.0 जो है वो अलग है तालिबान 2.1 से। उनकी मीडिया मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया होगा, वो बात अलग है, डिप्लोमेसी इंप्रूव हो गई होगी, बात अलग है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो ना सिर्फ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके सिर पे बाउंटी है $5 मिलियन की, तो उस हालत में क्या ये गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या वो गवर्नमेंट बनेगी? एक से बढ़कर एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी, किसी के सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम है, किसी की अमेरिका के जानी दुश्मन के तौर पर पहचान है। तालिबानी कैबिनेट को देखकर ऐसा लगता है कि कोई नामी गिरामी आतंकवादी संगठन है जिसमें एक से बढ़कर एक आतंकवादियों की लाइन लगी है। एक्टिंग प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद, ये वही अखुंद हैं जिसने पिछली बार तालिबान सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोप के गोले से उड़ाने का आदेश दिया था। ये वही अखुंद हैं जिसके पास नाटो देशों की सेनाओं पर आतंकवादी हमलों का लंबा चौड़ा अनुभव है। सैकड़ों आतंकवादियों को आत्मघाती हमलावर बनाने का हुनर इस अखुंद में बम धमाकों की योजना बनाने और कट्टर शरिया कानून को लागू करवाना इसका पुराना शौक है और अब अपने इसी शौक का खुंद अफगानिस्तान में पूरा करेगा, बेरोक टोक बेधड़क। और उसके डिप्टी मुल्ला बरादर के तो कहने ही क्या। 2001 में अमेरिकी और नेटो सेनाओं पर तालिबानी हमलों का डायरेक्टर नंबर 1, यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल हक्कानी गुट के आतंकवादियों की तालिबान सरकार में शुरू हुई नेतागिरी के तो क्या ही कहने। जो कभी काबुल का दुश्मन नंबर 1 था, वो अब टॉप का नेता बन गया है और दुनिया चुपचाप देख रही है। कूटनीति की भाषा में कहें तो वेट एंड वॉच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकजाई ने दुनिया से तालिबान सरकार को मान्यता न देने की अपील की है। The people of Afghanistan, especially our youth who have only known a free and democratic Afghanistan, will not accept a governing structure that excludes women and minorities, eliminate constitutional rights for all, and does not protect the gains of the past. तो अब अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार है तो आतंकवाद ही फैलाएगी और बहाना बनाएगी शरिया कानून का, जिसमें औरतों की नाक काटने से लेकर आंखें निकालने तक और पत्थर मार मार कर किसी महिला को मौत के घाट उतार देना तालिबान के बाएं हाथ का काम है। और अब तो तालिबान के हाथ में सत्ता का उस्तरा भी आ चुका है और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वली د دین په وجه باندې چې د خلکو قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه
نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی هغه عزت ته پوهان نه دی هغه د ماستر نه دی دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریاني هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार को कैसे चलाएगा इसका ट्रेलर दुनिया देख चुकी है, लेकिन तालिबान को रोकने की और उससे पंगा लेने की हिम्मत न अमेरिका जुटा पा रहा है और न संयुक्त राष्ट्र। तालिबान जो चाह रहा है वो कर रहा है और दुनिया को जीभ चढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान की टेरर कैबिनेट में एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकवादियों को बड़े बड़े पद से नवाजा गया है। किसी के ऊपर करोड़ों डॉलर का इनाम है तो किसी का आतंकी हमलों को अंजाम देने में बड़ा नाम है। वैसे नाम से याद आया, आतंकवादियों की सरकार बने और पाकिस्तान का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तालिबान सरकार का सेहरा किसी के सर पर सजना चाहिए तो वो पाकिस्तान का सर ही होना चाहिए। अफगानिस्तान में 33 मंत्रियों के टेरर कैबिनेट में 8 मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मदरसों के छात्र हैं। इनमें हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी और अब्दुल गनी बरादर तक शामिल है। ये पाकिस्तान के अथक प्रयासों का ही फल है कि हक्कानी नेटवर्क को तालिबान सरकार में महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पाकिस्तान सेना की कुर्बानी को तो तालिबान कभी भूल नहीं सकता, जिसके जवानों ने अपनी जान देकर तालिबान को पंजशीर गिफ्ट किया। असल में आतंकवादियों को सत्ता के नुस्खे सिखाने का असल काम तो पाकिस्तान ने ही किया और ये कोई ऐसी खुफिया जानकारी भी नहीं है जिसके सबूत काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक कदम कदम पर बिखरे पड़े। तालिबान सरकार के गठन को लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जितने प्रयोग किए हैं वो अब तक सफल ही हुए हैं। फिर भी पता नहीं क्यों पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और तालिबान कैसे ये बात बर्दाश्त कर ले कि जिस पाकिस्तान ने उसे राजनीति की ABCD का पूरा चैप्टर चंद दिनों में पढ़ा दिया, उस गुरु की बेइज्जती वो बर्दाश्त कर ले। The capital of Afghanistan, Kabul city, was witness of a big protest. Men and women participate in this protest and chanting against Pakistan, and also they showed support for National Resistance Front. Taliban fired aerial gunshot to disperse the protesters, and also they didn't allow the journalists and cameramen to cover the protest. I received some reports that Taliban detained the journalists and cameramen to unknown places, and after they were released. ये तो काबुल की सड़कों की तस्वीर है। अब अंदर की बात समझिए। तालिबान में सरकार को लेकर सिर्फ फुटअव्वल की खबरें आना और उसके फौरन बाद ISI चीफ का काबुल दौरे पर जाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सफल प्रयोग ही तो था। जिस मुल्ला बरादर का नाम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे था, उसका पत्ता इस पद से कट जाना ये ISI चीफ के सफल काबुल दौरे का ही फल था और अपने चहेते हक्कानी नेटवर्क को तालिबान सरकार में बड़ी भूमिका दिलवाना ये ISI चीफ के दौरे की तीसरी बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की सार्वजनिक काबुल यात्रा की कामयाबी से चीन भी बेहद प्रभावित है, जिसे तालिबान के राज में अफगानिस्तान में बहुत बड़े बड़े कामों के ठेके उठाने हैं। As a neighbor of Afghanistan, of course, the interests of both China and Pakistan converge. We have similar views about the future of Afghanistan, peace and stability in Afghanistan, the economic future of Afghanistan and its people, the rebuilding and reconstruction of Afghanistan. अफगानिस्तान में तालिबान का अंधेरा कायम करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी अक्ल के खूब घोड़े दौड़ाए हैं। पाकिस्तान ने पहले तालिबानियों के बीच अपने प्यादों को सक्रिय करके मंत्रिमंडल के गठन को रुकवाया, फिर तालिबान सरकार का मददगार बनकर ISI के चीफ का काबुल दौरा तय करवाया। इसके बाद उसने मुल्ला बरादर का पत्ता कटवाया, जिसे तालिबान का पॉलिटिकल फेस माना जाता है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं तालिबान और भारत के बीच बातचीत किसी अंजाम तक न पहुंच जाए। इसीलिए ISI चीफ ने काबुल पहुंचकर तालिबान की टेरर कैबिनेट का पूरा चेहरा ही बदल दिया। ISI चीफ जनरल फैजी वो काबुल में थे जब ये सब बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो उसकी न सुने।
पाकिस्तान ने तो उसको बरादर को 2008 में 8 साल के लिए, 2010 में 8 साल के लिए जेल में रखा था। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और इसलिए उसने अखुनजादा को कन्विंस किया होगा कि आप इसका नाम प्रपोज कीजिए, और यही सौदेबाजी हुई होगी। अब पाकिस्तान इतना भी भोला नहीं है कि बिना मतलब तालिबान की सरकार बना दे। उसने तालिबान सरकार में ऐसी गोटी फिट की है कि अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में बनने वाले गवर्नर और आंतरिक सुरक्षा के प्रमुखों की नियुक्ति पाकिस्तान के इशारे पर ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने चहेते हक्कानी नेटवर्क के चीफ और भारत के मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बना दिया है। अब सिराजुद्दीन हक्कानी ही पूरे अफगानिस्तान की सुरक्षा और नियुक्तियों को तय करेगा, जिसमें गवर्नरों की नियुक्ति भी शामिल है। तालिबान सरकार बनने की खुशी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी कश्मीर का राग और जोर से अलापने लगे हैं। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं, जो तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की कश्मीर वाली हसरत को तालिबान से काफी उम्मीदें थी, लेकिन तालिबानी प्रवक्ता ने पाकिस्तान के मुंह पर ही कश्मीर को लेकर उसे आईना दिखा दिया। कश्मीर एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहामेज तरीके से और बातचीत के जरिए सुलहामेज तरीके से वो हल करे दोनों। ये हमारी मौक़िफ़ है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो तालिबान ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के मुंह पर नो मींस नो बोल दिया है। लेकिन पाकिस्तान आगे ऐसी कोशिशें जारी रखेगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। काबुल में हिकमतुल्लाह अहमदजई के साथ आज तक ब्यूरो। अगर पाकिस्तान का साथ नहीं होता तो तालिबानी आतंकी सिर्फ 10 दिन में काबुल पर कब्जा नहीं कर लेते, और अगर पाकिस्तान ने अड़ंगा नहीं लगाया होता तो तालिबान पहले ही सरकार बना चुका होता। इसका मतलब यह है कि सरकार तालिबान की है, चलाने वाला पाकिस्तान है, और यह बात तो अब ISI सर्टिफाइड सच है। वैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना को भले ही तालिबान में अपना दोस्त नजर आ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आवाम को भी तालिबान का डर सता रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज पर एक सर्वे प्रसारित हुआ है। सर्वे में शामिल 47% पाकिस्तानी सोचते हैं कि तालिबान की सरकार बनने से पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ जाएगा। सिर्फ 11% का कहना था कि तालिबानी सरकार सीमा पार आतंकवाद में कमी सुनिश्चित करेगी। 19% ने कहा कि तालिबान राज में अफगान शरणार्थियों की बढ़ी हुई संख्या पाकिस्तान के लिए एक समस्या बन जाएगी। 16% पाकिस्तानियों का मानना है कि पड़ोसी देश से पाकिस्तान में ड्रग्स की तस्करी बढ़ेगी। 15% पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में तेजी आने की आशंका जताई है, जबकि 12% ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पाकिस्तान में भी इस्लाम का प्रसार करेगी, जबकि 21% पाकिस्तानियों ने उम्मीद जताई है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। यानी तालिबान को लेकर तो खुद पाकिस्तानी आवाम भी श्योर नहीं है, लेकिन इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना ने तालिबान पर जितना भरोसा किया है उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत बनने पर पाकिस्तान को ही सुकून नहीं मिला है। भारत में कुछ कश्मीरी नेताओं का भी जोश आई है। गुपकार गठबंधन वाले नेताओं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने अफगानिस्तान में तालिबान राज के लिए फील गुड जाहिर किया है। फारूक और महबूबा ने आज कश्मीर या आर्टिकल 370 की बात तो नहीं की, लेकिन तालिबान राज पर उनकी उम्मीदें हैं तो कुछ वजह होंगी। यानी जोर, जुल्म और जबरदस्ती की हुकूमत, ये तमगा तालिबान की करतूतों ने उसे दिलवाया है। न मानवाधिकार, न महिलाओं का अधिकार, मध्ययुगीन सोच वाली एक बर्बर सत्ता। लेकिन अफगानिस्तान को दोबारा अंधकार युग में धकेलने वाले इन तालिबानियों से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बड़ी उम्मीदें हैं।
उनको लगता है कि तालिबान अच्छा शासन देगा। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा होंगे। तालिबान सरकार के लिए फारूक अब्दुल्ला के दिल से दुआ निकली तो बीजेपी ने उन्हें तालिबान समर्थक कहने में देर नहीं लगाई। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहूंगा कि तालिबानी सरकार के कौन सी मॉडल की वो बात कर रहे हैं? क्या वो सरकार जो उन्होंने 20 साल पहले दी थी, यहां पर वहां पर हिंदू और सिखों को मार भगाया, यहां से वहां की महिलाओं को प्रताड़ित किया और विरोधियों को समाप्त किया, या वो सरकार जो कि ISIS देना चाहती है, या पाकिस्तान में जो इस्लामिक रूल है उसकी बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं? अरे फारूक साहब, बहुत विडंबना है कि जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है तो वहां तो आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, और यहां मेजॉरिटी में वहां इस्लामिक रूल की बात करते हो। फारूक अब्दुल्ला को तालिबानी सरकार में भविष्य दिखता है, लेकिन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने तालिबान प्रतिनिधि से भारतीय राजदूत की मुलाकात पर सरकार को घेर लिया था। You can't have different yardsticks for different organizations. If they are a terror organization, why are you talking to them? If they are not a terror organization, why are you banning their bank accounts? Why are you not recognizing their government? Make up your mind what it is. I am not the decision maker. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने तालिबान का समर्थन नहीं किया, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सफाई भले आई हो, लेकिन कश्मीर के गुपकार नेताओं की तालिबान से हमदर्दी जरूर दिख रही है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर तालिबान ने सही मायने में शरिया लागू किया तो दुनिया मिसाल देगी। तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है, और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। कश्मीरी नेताओं का तालिबान सरकार पर यह नरम दिल भारत के लिहाज से चिंता का विषय है। तालिबान अभी कश्मीर से दूरी बना रहा है, लेकिन इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से कश्मीर में आतंक को बूस्टर डोज मिल सकती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकियों का एक असाइनमेंट पूरा हो गया है, लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब अपने ओरिजिनल प्लान पर जोरदार वापसी की तैयारी कर रही। भारत के खुफिया एजेंसियों को मिले अलर्ट के अनुसार कश्मीर में आतंक के लिए ISI ने ISIS खुरासान प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत पिछले महीने अफगानिस्तान की जेल से छूटे ISIS के आतंकी POK के आतंकी लॉन्च पैड तक पहुंचाए जा सकते हैं। ISI किस तरह कश्मीर को लेकर नए सिरे से डर्टी गेम खेलने की तैयारी में है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तालिबान की काबुल तक दखल हुई भी नहीं थी कि 11 अगस्त को कंधार सेंट्रल जेल पर तालिबान ने धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को छोड़ दिया था। छोड़े गए कैदियों में IS खुरासान के आतंकवादी भी थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अफगानी जेल से छूटे IS खुरासान के आतंकियों का इस्तेमाल अब पाकिस्तान की ISI अपने कश्मीर प्लान में करेगी। खुफिया एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई है कि रिहा हुए ISKP के आतंकवादियों को ISI अमेरिकी हथियारों के जखीरे को मुहैया करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ISI इन आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर भेज सकती है और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक का मोहरा बना सकती है। इन आतंकवादियों के बूते भारत में गड़बड़ी फैलाने का दांव चला जा सकता है। उसमें केरल के वो 25 युवा शामिल हैं जो अफगानिस्तान जाकर ISKP के आतंकी बन गए थे। सूत्र बताते हैं कि इन जेलों में बड़ी संख्या में वो आतंकी मौजूद थे जिनको कि पाक अधिकृत कश्मीर के
ट्रेनिंग कैंप तेजिन में लाया गया है, जहां पर आईएसआई की सह पर इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग जगहों पर इस वक्त अलर्ट पर हैं। का पाकिस्तानी प्लान सोच समझकर बनाया गया है। ये वही ISKP है जिसने पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका किया था और 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 150 से अधिक आम अफगानियों की जान ले ली थी। IS खुरासान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लंबे समय से तैयार किया जा रहा है। भारतीय एजेंसी NIA को मिली रिपोर्ट के मुताबिक ISKP के कमांडर मुंसिफ के पास भारतीय युवाओं को आतंकी बनाने का खास जिम्मा है। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय है। मुंसिफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के किसी इलाके से ऑपरेट करता है। खुफिया एजेंसीज की माने तो IS के और अल कायदा के जो सक्रिय मिलिटेंट हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में हो, वो भारत में स्लीपर सेल्स के संपर्क में है। कहा जाता है कि अब वो घाटी के अंदर युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ISI अब सोचता है कि तालिबान के द्वारा वो कश्मीर घाटी में आतंक को और जबरदस्त बढ़ावा देगा और किसी तरह से भी जो पाकिस्तान की मंशा रही है 71 की लड़ाई के बाद टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसको अब वो सक्रिय करने की कोशिश करेगा। तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर करने के फौरन बाद POK में तालिबान की रैली हुई थी। इसके बाद से ही भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि POK में स्थित कुछ आतंकी कैंपों में पश्तून भाषा बोलने वाले आतंकियों की मौजूदगी है। भारतीय एजेंसियों की चिंता ISI के खुरासान टेरर प्लान को लेकर ही नहीं है। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले जैश और लश्कर के 8000 आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए भेजे गए थे। इनमें से तमाम आतंकी अमेरिकी हथियारों के साथ वापस पाकिस्तान की ओर जाते देखे गए। ये आतंकी भारत के लिए फिक्र का सबब बन सकते हैं। भारत क्या पोजीशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज के दिन होल्ड किए हुए, उसका असर कश्मीर पर नहीं पड़ेगा। कश्मीर तो आज के दिन बैक बर्नर पर है कि बाकी मुद्दे वो सुलझा पाएंगे, फिर वो कश्मीर की तरफ ध्यान देंगे। और जहां तक मेरा मानना है वो जिहाद कश्मीर में पाकिस्तान के कहने पर करेंगे, तो हमें तैयार रहना चाहिए। अफगानिस्तान में बनी तालिबानी सरकार में ISI का प्रभाव साफ दिखता है। ISI चीफ फैज हामिद अफगानिस्तान में मोस्ट वांटेड सरकार बनाने के पहले मिशन में कामयाब रहे और अब कश्मीर में आतंक का उनका डर्टी गेम जल्द शुरू हो सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। और अब क्रिकेट की खबर आपको दे देते हैं। वर्ल्ड T20 की टीम का ऐलान कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगा और उससे पहले भारतीय टीम जिसका ऐलान किया गया है, और पहली बार हम एक तरह से कह सकते हैं कि टीम इंडिया के भीतर जो खिलाड़ी हैं उससे ज्यादा बड़ी खबर वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के बाहर है। यानी कि मेंटोर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी, इकलौता वर्ल्ड T20 जो उन्होंने भारत को चैंपियन बनवाया था पहले एडिशन में, महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर होंगे। और ये बाकी की टीम जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे खेल संपादक हमारे साथ हैं। विक्रांत, धोनी मास्टर स्ट्रोक धोनी इसलिए क्योंकि दुनिया कहती है ना कि आखिरी मर्तबा 2013 में हमने एक ICC टूर्नामेंट जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी, धोनी ही कप्तान थे। तो भाई लोगों ने कहा धोनी को ले आओ तो धोनी को ले आओ, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सवाल यही है कि मेंटोर का रोल क्या होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ये साफ किया था मैं कोचिंग में तो जाऊंगा नहीं, मैं क्रिकेट से दूर चला जाऊंगा। अचानक से क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट में वापस आ जाना, और ये टीम आपके सामने, हालांकि टीम थोड़ी सी चौंकाने वाली है क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो हमें लग रहा था कि फॉर ग्रांटेड इस टीम में होंगे ही होंगे, उनमें से कई खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है। मसलन ये युजवेंद्र चहल नहीं है, अश्विन वापस है। विक्रम, अश्विन 4 साल बाद वापस आए। हालांकि अश्विन का स्पोर्ट्स तक पे हम पिछले 3-4 दिन से ये बात कर भी रहे थे कि अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर में इन्वेस्ट किया है और वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है, आप उनको नहीं सिलेक्ट करना चाहते, तो फिर आपके पास अश्विन एक विकल्प था। इनफैक्ट सनी भाई मेरे ख्याल जुड़ गए हमारे साथ। सनी भाई, बड़ी खबर क्या है, MS धोनी का मेंटोर होना इस टीम के साथ या फिर अश्विन का वापस आना? मुझे लगता है कि MS धोनी का मेंटोर होना, क्योंकि देखिए जो कप्तान जिनके अंडर भारतीय टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप हासिल किया था और 2007 में उसके पहले ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था,
अगर वो कैंप में होंगे तो भारतीय टीम को फायदा ही फायदा हो सकता है। अश्विन की वापसी तो अच्छी बात है, पर देखिए 2020 क्रिकेट में क्या उनको 11 में जगह मिलेगी वो हमें देखना होगा। देखिए 22 में या 15 में आपने उनको चुन लिया है वो तो ठीक है, हमने देखा है कि यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी उनको आपने 15 या जो आपकी स्क्वाड है उसमें आपने उनको चुना है, पर 11 में नहीं खिला रहे। तो उनको सिर्फ ये शायद वो एक कंसोलेशन कप दिया गया है कि भाई आपको हम टीम में लेंगे, तो जैसे कि यहाँ की जो डिसअपॉइंटमेंट होगी शायद उसको मेकअप करने के लिए उनको शायद इस टीम में उन्होंने ले लिया। पर वो क्या वो 11 में खेलेंगे कि नहीं वो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। सही बात है, क्योंकि आपने 4 साल पहले ये कह दिया था कि रविचंद्रन अश्विन की जरूरत नहीं है। आज वो टीम में वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन 11 में इसलिए भी पता नहीं क्योंकि 5 स्पिनर्स हैं सनी भाई। भारत 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। रविंद्र जडेजा, राहुल चहल का ना होना मुझे थोड़ा चौंकाता है। राहुल चहल है टीम में, अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और 3 तेज गेंदबाज आप लेकर जा रहे हैं, बुमराह, भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं दिख रहे हैं। बैटिंग तकरीबन वैसी की वैसी है। ये साफ हो गया है कि शिखर धवन नहीं है तो रोहित राहुल ही ओपन करेंगे, शायद विराट नंबर 3 ही खेलेंगे। जी हाँ, वैसा हो सकता है, पर हमने अभी देखा था कि फरवरी में जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तो कोहली ने ओपन की थी बैटिंग, तो शायद वो ओपन करेंगे और राहुल को नंबर 4 या 5 पर उनको जगह दी जाएगी। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह से सेटल हो गए, तो नंबर 4 पर शायद राहुल आएंगे आखिरी ओवर्स के लिए, और 5 और 6 पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत होंगे। तो वो बैटिंग ऑर्डर तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी मजबूत लग रही है, बड़ी एडवेंचरस बैटिंग ऑर्डर लग रही है। और सिर्फ बॉलिंग में अगर आप कह रहे हैं कि मैंने टीम तो देखी नहीं है, आप कह रहे कि सिर्फ 3 ही फास्ट बॉलर्स है, तो शायद किसी को अगर इंजरी हो गई, क्योंकि एक लंबी जैसी टूर्नामेंट है, तो चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा और उनकी जगह कौन देगा, ये भी एक सोचने की बात है। जी, वैसे इन्होंने लाइक फॉर लाइक 3 जो रिप्लेसमेंट्स रखी हैं 15+3 वो है श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। तो ये रिजर्व प्लेयर्स हैं। कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा जरूरत भी इनकी हो सकती है, और खासकर जब हमारे खुद के कोच इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। पर सनी भाई एक चीज समझना चाहते हैं कि एक टू मेनी कुक्स वाली जो बात हो जाती है, अगर महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर जैसे आ रहे हैं, ये आईपीएल मैच नहीं है, इंडियन टीम में सब कुछ सेटल रहता है। रवि शास्त्री एक हैंड्स ऑन कोच है, उनके साथ एक बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच सब हैं, विराट कोहली खुद अपने फैसले खुद। तो एक मेंटोर अगर ऐसी टीम में आता है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के कद का, तो वो क्या करेगा? देखिए, मैं अगर मेरा अनुभव कहूँ, जो 2004 में मुझे कंसल्टेंट के नाते मुझे टीम में लिया था, अब कंसल्टेंट के बदले वो शब्द होता है मेंटोर। तो उस टाइम फर्क इतना था कि जॉन राइट बड़े नर्वस थे। जॉन राइट ये सोचते थे कि मैं उनकी जगह लेना चाह रहा हूँ। अब रवि शास्त्री को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को कोचिंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं। रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी अच्छी जमेगी तो भारतीय टीम को बड़ा फायदा होगा। पर अगर वहां पे कई डिसएग्रीमेंट हो गई तो टैक्टिक में, सिलेक्शन में, 14 या 11 की सिलेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर उसका टीम पर असर पड़ सकता है। पर सिर्फ महेंद्र सिंह आने से ही देखिए भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊंचा जाएगा। देखिए उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने आप सब जानते हैं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर कौन थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता था, तो MS धोनी जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर कोई नहीं था। तो MS धोनी का टीम के साथ होना मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ यही आशा करते हैं कि कोई क्लैश, मतलब जो आपने जैसा कहा कि जो कोचिंग में रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी अगर एक ही वेवलेंथ पर होंगे ना, तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए फायदा ही फायदा है। सनी भाई, जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी ने यह कहा कि धोनी दुबई में थे, मैंने उनसे पूछा कि आप टीम के साथ जुड़ना चाहेंगे और वो मान गए। आमतौर पर आप भी जानते हैं कि धोनी को मनाना बड़ा आसान कभी नहीं होता। लेकिन मैं अगर थोड़ा आगे जाऊं, क्योंकि ये रवि शास्त्री की लास्ट असाइनमेंट है, इसके बाद वो अप्लाई भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी 60 साल की उम्र वाला क्लॉज आ जाता है। भारत को एक नया कोच चाहिए होगा, तो ये जो करोड़ों लोग आपसे जानना चाहते हैं वो ये है, हालांकि किसी ने सोचा तो नहीं था कि धोनी इतनी जल्दी क्रिकेट में जुड़ जाएंगे। क्या MS धोनी हो सकते हैं आपके अगले कोच? क्या ये उस तरफ का एक इंडिकेशन है? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैंने हमेशा ये चाहा है कि आप जब तक खेलते हैं और अगर आप उसके बाद में रिटायर हो जाएंगे तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए आपके लिए, जिससे, क्योंकि देखिए आपके
टीम आप जो ड्रेसिंग रूम की जो एक माहौल होता है वहां पे कभी कभी डिसएग्रीमेंट होती है, कभी की आर्ग्यूमेंट होती है, वो अगर उसके लिए अगर आपने 2 या 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया तो उसके बाद में जब वो रिटायर हुआ जो खिलाड़ी है, वो जो कोच आएगा या कंसल्टेंट या मेंटोर करके आएगा, तो उसके मन में वो नहीं होगा जो 3 साल पहले कुछ हुआ था। 3 साल का उसको कूलिंग पीरियड दिया देता है। सिलेक्शन कमेटी के लिए भी मैं मानता हूं कि 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना जरूरी है, क्योंकि जो बंदा एक टीम के साथ था वो अगर अचानक 1 साल के बाद में अगर वो सिलेक्टर बने तो उसकी जो वो सोचेगा कि मैं टीम से बाहर हुआ हूँ इसी की वजह से, तो फिर वो कुछ जो प्लेयर जो परसीव्ड है कि वो मेरे खिलाफ थे, उनके खिलाफ कुछ कर सकता है। तो ये अच्छा होगा कि एमएसडी के लिए 2-3 साल का अगर ब्रेक दिया जाए। अगर कोच बनना है तो मेंटोर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोच बनना है तो फिर उसको 2-3 सालों के बाद आप कोच बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील गावस्कर अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि अगर तालमेल रहे महेंद्र सिंह धोनी में और रवि शास्त्री में, और मैं कहूंगी वो ट्रायंगल के तीसरे कोण यानी विराट कोहली में वो सबसे महत्वपूर्ण वही है। अगर आप देखें केंद्र बिंदु विराट कोहली ही है, रवि शास्त्री नहीं है। लेकिन ये तालमेल रहेगा विक्रांत, क्योंकि हमें विराट और धोनी का था, विराट और धोनी का था, और मुझे लगता है कि वही रिलेशन शायद यहां पर भी कंटिन्यू होगा। चलिए अभी एक और वजह मिलेगी हम दोनों को दुबई जाकर वहां पर कवर करने की। पहले तो मुझे इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान को हारते हुए देखना है। दर्द अभी काफी है पिछले मैच की हार।